Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SB Academy इन मैथमेटिक्स। तो जैसा कि बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 समाप्त कर लिया था, फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, किसी भी चाहे वो किसी भी बुक का हो, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे और आप व्हाट्सअप नंबर पर उस क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं और हम आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे। तो बच्चों हमारा तीसरा चैप्टर है रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण। तो बच्चों आइए हम जानते हैं हमें परिमेयीकरण की क्या आवश्यकता है, हम किन संख्याओं का परिमेयीकरण करते हैं, आइए हम अब समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हम संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। हम संख्या को फ्रैक्शन को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो बच्चों जो ये हमारी हर वाली संख्या है, इसे कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि हम उदाहरण से देखें, यदि हमारी कोई संख्या है 1/√3, तो जो हमारा हर है जो कि हमारा √3 है, इसे कभी भी अपरिमेय संख्या, या तो हम इसे अपरिमेय संख्या कह सकते हैं या कोई एक करड़ी वाली संख्या, यानी कि हर, यदि हमारा हर एक करड़ी वाली संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है तो इसे मैथ में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मैथमेटिशियन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानते हैं। तो बच्चों इसी हर वाली संख्या को यानी कि करणी से हमें बिना करणी में परिवर्तित करने के लिए, या हम इस प्रकार से कहें कि अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में परिवर्तित करने के लिए इस हर वाली संख्या को जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं, वही प्रक्रिया हमारी परिमेयीकरण होती है। तो बच्चों आपने जाना कि जब भी हर में कोई करणी वाली संख्या या अपरिमेय संख्या आ रही है तो हम उसे हटाने की प्रक्रिया को ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो हम जानेंगे कि कैसे इसी संख्या को हमें परिमेयीकरण करना है। इसके लिए हम पहले एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है करणी। इसे इंग्लिश में शॉर्ट्स या रेडिकल भी कहते हैं। बच्चों इस टॉपिक से आपको समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आखिर मैथमेटिशियन किस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। तो बच्चों इसमें है क्या, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है, ये हमारा n है और यहाँ पर a इस फॉर्म के रूप में है। यानी कि हम यदि उदाहरण के रूप में समझें, माना ये हमारा यहाँ पर 3 है अंडर रूट में और यहाँ पर कुछ ना लिखने का मतलब होता है 2, यानी कि यहाँ पर n का मान 2 है और a का मान 3 है। तो बच्चों इसी रूप को हम करणी कहते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है कि a जो है हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या, और ये वैसे भी हम जानते हैं कि करणी के अंदर कभी भी माइनस चिन्ह संभव ही नहीं है, क्योंकि करणी के अंदर यदि कोई माइनस वाली संख्या आती है तो हमारी वह वास्तविक संख्या है ही नहीं। यानी कि ऐसी कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो अंडर रूट में माइनस में हो। ये हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और आप चाहें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी काल्पनिक संख्या का अगर पता लगाना है तो आप इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो या तो 0 या तो निगेटिव ही आएगा। तो बच्चों इसमें है क्या, जो ये हमारा a है ये हमेशा धनात्मक होगा, ये तो आपको पता ही है। और जो ये n है ये भी हमारा
हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसी को मैथमेटिशियन स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का तात्पर्य क्या है, यह हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यदि हम इसमें माइनस रख के देखें, यदि हमारा इसमें माइनस होता तो क्या होता, जैसे कि यहाँ पे हमने उदाहरण देखा √3, अगर यह +2 ना होकर -2 होता तो क्या होता। जैसा कि आप इसके पिछले चैप्टर में फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, यदि a⁴ हो तो हम इसे इस रूप में लिखते थे। तो बच्चों हम इसका उल्टा यानी कि इस रूप से इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3⁻⁻1/2। यदि हमें पावर प्लस में करना है तो हमारा क्या होगा, 1/, के रूप में चल जाएगा, यानी कि 3⁻1/2। और यहाँ से 3⁻1/2 का मतलब क्या होता है, √3। और यहाँ कुछ ना लिखने का मतलब होता है 2, यानी कि वर्गमूल। तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं, यदि हमारा n का मान, यदि हमारा यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक न होकर ऋणात्मक पूर्णांक ले रहे हैं तो यह हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे मैथमेटिशियन मानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से हमेशा याद रखिए कि हम करड़ी उसी संख्या को कहेंगे जिसमें यह इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा धनात्मक होना चाहिए और ये भी हमारा धनात्मक होना चाहिए। ये तो हमारा फिक्स ही है, क्योंकि करड़ी के अंदर कभी भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती, वो हमेशा काल्पनिक ही संख्या होगी। तो बच्चों यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि कोई संख्या करड़ी के अंदर है और वो या और n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक है, वही संख्या हमारी करड़ी कहलाएगी। हमने यहाँ माइनस रख के देखा तो हमने क्या देखा कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही है, ये हमारा हर जो है कौड़ी में आ जा रहा है। कौड़ी में आने का मतलब एक अपरिमेय संख्या दे रही है। तो बच्चों हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को जो कौड़ी में नहीं है उसे कौड़ी में लाने के लिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं वही प्रक्रिया हमारी परिमेयीकरण कहलाती है। तो आइए बच्चों हम करणी के बारे में एक दो चीजें और जान लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था इसका, तो बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं यह किस प्रकार की करणी है, तो बच्चों होता क्या है, इसका मान जितना भी हो, यानी कि n का मान जितना भी हो, यहाँ पर n का मान 2 है तो ये हमारी द्विघात करणी होती है, यानी कि 2 घातों वाली करणी होती है, द्विघात करणी। यदि यहीं n का मान 2 ना होकर 3 होता तो ये हमारी होती त्रिघात करणी, त्रिघात करणी। और n का मान यदि 4 होता तो ये हमारी होती चतुर्घात करणी। बच्चों हमने उदाहरण से समझा, यदि n का मान 2 तो हमारी किस प्रकार की करणी है, द्विघात करणी, 3 हो तो त्रिघात करणी हुई और 4 हुई तो हमारी चतुर्घात करणी हुई। तो बच्चों यदि आपसे पूछा जाए यह किस प्रकार की करणी है तो आप आसानी से बता सकते हैं। यदि इसका कोटि पूछा जाए, यानी अगर इसका पूछा जाए, यदि ये आपको दे दिया जाए और पूछा जाए इसकी कोटि क्या है, तो बच्चों कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, तो n का मान जितना भी होता है वही हमारी कोटि होती है। यानी कि यहाँ पर n का मान 2 है तो हमारी कोटि हुई 2। यदि हमारा n का मान 3 होता तो हमारी कोटि 3 होती। तो बच्चों यहाँ से एक निष्कर्ष हम और निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि √3 हमारी एक कौड़ी है। आपको ये पता है कि √3 हमारी एक कौड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या जो है वही हमारी कौड़ी भी होती है। यानी कि
सभी कौड़ी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या, यानी हमारी सभी कौड़ी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि 1/√3, क्या यह कौड़ी है? नहीं, क्योंकि यह मैथ की स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि हर में कौड़ी के रूप में आ गया है। तो बच्चों, लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ क्या 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल, क्योंकि ये P/Q के रूप में तो है, लेकिन Q एक पूर्णांक नहीं है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं कि हमारी सभी कौड़ी संख्याएं जो हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं हो रही हैं, लेकिन हमारी सभी अपरिमेय संख्याएं एक कौड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही है। इसमें हर में जो है कौड़ी आ जा रही है, इसलिए मैथ का स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वह कौड़ी नहीं हो रही है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी सभी कौड़ी संख्याएं अपरिमेय तो होती हैं, लेकिन सभी अपरिमेय हमारी कौड़ी नहीं होती है। तो बच्चों, हमने कौड़ी के बारे में जाना। आइए उसमें ही थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। जैसे होता क्या है, मान लीजिए अंडर रूट में कोई संख्या है ए इंटू अंडर रूट बी, तो हम इसे डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं। बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, आप इसे यूज भी करते आए हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 × 3 है, तो डायरेक्ट जैसे 6 लिख देते हैं, उसी तरह यहाँ कड़ी लग गई है, तो हम डायरेक्ट इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ी बहुत काम में आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसी प्रकार से यदि यहाँ n का मान कुछ भी हो और यहाँ पर a हो इंटू, तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 4, यहाँ पे 16 हो, तो हम इसे डायरेक्ट 16 × 16 यानी कि 16 × 64 यहाँ डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, इसका मतलब क्या है कि हम जब भी कौड़ी को सॉल्व करते हैं तो हम उसे न्यूनतम से न्यूनतम रूप में, यानी कि सरलतम रूप में लिखने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये फॉर्मूले हमारे काम में आती हैं। ये फॉर्मूला नहीं है, आप इसका यूज हमेशा से करते आ रहे हैं, बाकी आपकी जानने की चीजें हैं। लेकिन बच्चों, एक चीज जो है, जो आपको, ये फॉर्मूला है जो आपको परिमेयकरण में बहुत काम में आएंगी, वो फॉर्मूला है, ये हमारा होता है a² - b² = एक ब्रैकेट में a + b और दूसरी ब्रैकेट में a - b। बच्चों, ये फार्मूला आपका याद करना बहुत जरूरी है। जब हम परिमेयीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हमारा काफी यूज में आएगा। तो बच्चों, आप कौड़ी के बारे में डिटेल में जान चुके हैं। अब आप आसानी से बता सकते हैं हमें किस प्रकार की संख्याओं का परिमेयीकरण करना है और किस प्रकार की संख्याओं का परिमेयीकरण नहीं करना है। तो बच्चों, हमने समझा है कि जैसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं 1/√2। तो बच्चों, आप जानते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारा हर में कौड़ी वाली संख्या आ गई, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं करती है। तो यही हर वाली संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, या इस प्रकार कहें, यहाँ से कौड़ी को हटाने की प्रक्रिया ही हमारी परिमेयीकरण कहलाती है। यानी कि हम इसे ऐसा कहें, यदि हर में केवल एक संख्या हो तो हम करते क्या है, इसके अंश हर में उसी संख्या का ऊपर व नीचे गुणा कर देते हैं। ऊपर व नीचे दोनों में गुणा इस क्यों कर रहे हैं, ताकि इनके मान में कोई डिफरेंस ना आए। तो बच्चों, यहाँ से होता क्या है, जब √2 का 1 में गुणा होगा तो ये हमारा √2 हो जाएगा, और ये हमारा √2 × √2, जो हमारा √4 होंगी, तो ये हमारा √4 का मान 2 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमने किस प्रकार से नीचे से कौड़ी वाली
संख्या को किस प्रकार से हमने यहाँ से हटा दिया, इसी प्रक्रिया को हम परमेयीकरण कहते हैं। तो बच्चों हम अंश और हर में जिस संख्या का गुणा करते हैं, यानी कि जिस संख्या की मदद से यह हर वाली संख्या का परमेयीकरण हो पाया है, उसी संख्या को हम परमेयीकरण गुणांक यानी कि रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर √2 की मदद से, √2 का ही अंश और हर में गुणा करने की वजह से यह हमारा रेशनलाइजेशन हो पाया है। तो यही हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर यानी कि परमेयीकरण गुणांक होता है। परमेयीकरण गुणांक यानी कि रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है। तो बच्चों ये तो हुई जब हर में एक संख्या है, लेकिन यदि हर में दो संख्या है, यानी कि कुछ इस प्रकार के, यानी कि 2 + √3, तो हम इसमें किस संख्या का अंश और हर में गुणा करें ताकि ये हमारा रेशनलाइज हो पाए। तो बच्चों हम इसमें करते क्या है, जब भी हमारा हर में दो संख्या है तो हम इसका कंजुगेट लेते हैं, यानी कि संयुग्मी। कंजुगेट। बच्चों संयुग्मी क्या होता है, यानी कि संयुग्मी यानी कि कोई संख्या यदि a + b के रूप में है तो इसका संयुग्मी जो होगा हमारा a - b होगा। यदि हमारा a - b के रूप में है तो हमारा संयुग्मी होगा a + b। यानी यदि हम चिन्ह में परिवर्तन कर दे रहे हैं तो वही संख्या हमारी संयुग्मी होगी। यानी कि यदि 2 + √3 है तो इसका संयुग्मी 2 - √3 होगा। तो बच्चों जब भी अंश में दो संख्या आए तो हम अंश व्यवहार में उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, और जिस भी संख्या का हम अंश व्यवहार में गुणा करते हैं जिससे वह रेशनलाइज हो पाती है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परमेयीकरण गुणांक। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पे हमारा नीचे हर में कौड़ी के रूप में है, इसलिए हमारा मैथ का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए करते क्या है, इसका संयुग्मी जो कि होगा 2 - √3 का अंश व्यवहार में गुणा कर देते हैं। तो ये ऊपर हमारा होगा 2 - √3, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a² - b² = a + b × a - b। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो बच्चों आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, a + b × a - b को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, a² - b²। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, ये a + b × a - b के रूप में है, तो यहाँ से हमारा होगा क्या, a² का स्क्वायर होगा तो ये हमारा 4 - b² यानी कि √3 का जब स्क्वायर होगा तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से होगा 2 - √3/1, या हम इसे 2 - √3 भी लिख सकते हैं। यानी कि 1/2 + √3 का रेशनलाइज रूप जो होगा 2 - √3 होगा। और मैं आपसे पूछूं इसमें परमेयीकरण गुणांक क्या होगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, तो जिस भी संख्या का हम ऊपर नीचे अंश व्यवहार में गुणा करते हैं जिसकी मदद से ये रेशनलाइज हो पाई है, उसी संख्या को हम रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर भी हमारा 2 - √3 भी होगा। तो बच्चों हमने सीखा कि हम किसी भी संख्या का परमेयीकरण कैसे करते हैं। अब हम आइए आपके बुक के अनुसार चलते हैं, उसमें जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन दिया गया है उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आपके बुक का एक क्वेश्चन है,
ये यानी कि 108 का घनमूल, यहाँ 3 होने का मतलब होता है घनमूल। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कड़ी की संख्या को न्यूनतम से न्यूनतम रूप यानी कि सरलतम रूप में लिखने का कोशिश करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं क्या एक कड़ी है, तो आप बिल्कुल ये एक कड़ी है, क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है और यह एक अपरिमेय संख्या भी है, तो यह एक कड़ी हुई। बच्चों हम इसमें इसे सरलतम रूप में लिखते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है, आइए हम सीखते हैं। हम 108 का गुणनखंड विधि से निकालते हैं, यानी कि 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 निकलने 3। यानी हम इसको लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे हमारा 3 रहेगा, हम इससे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 108 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से करते क्या है, हम 2 की पावर 2 को 2 का गुणा 2 बार है, तो हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 का गुणा 3 बार है, तो हम इसे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, इस पूरे की पावर, इस दोनों का घनमूल का मतलब क्या है कि इनका अलग अलग भी घनमूल, यानी कि हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। हम इन दोनों को या इस रूप में या इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये होगा क्या, ये तो हमारा उसी रूप में रह जाएगा, इससे न्यूनतम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हमारा, हम इसे 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3 लिख सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, यानी कि यदि a की पावर 1/n हो, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम इस रूप से इस रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसे 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, ये तो हमारा वही रह जाएगा इंटू ए की पावर m और पूरे की पावर n हो, तो हम क्या करते हैं, ए की पावर m इंटू n, तो जब m इंटू n होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा केवल 3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ बीच में इंटू का चिन्ह, तो यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों हम कौड़ी को हमेशा न्यूनतम से न्यूनतम रूप में यानी कि सरलतम रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम 108 के घनमूल को इस रूप में लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये दे दिया रहेगा और लिख देगा कि इसे सरलतम रूप में लिखिए या इसे सरल कीजिए। तो बच्चों आइए हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट में 12 इंटू अंडर रूट में 10, इसे हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों हम इसमें करते क्या है, हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि अंडर रूट में a हो और इंटू अंडर रूट में b हो, हम इसे डायरेक्ट अंडर रूट में a इंटू बी लिख सकते हैं। तो बच्चों सरल करने का मतलब क्या होता है, हमारा न्यूनतम से न्यूनतम रूप। तो ये हमारा अंडर रूट में 120 आ गया, तो हम करते क्या है, फिर हम वही काम करेंगे, का गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि 2 छक्का 12, 30, 15, 3 पच्चे 15, 5। तो बच्चों हम 120 को लिख क्या सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का गुणा 3 बार है, इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, हम इसे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों तो ये हमारा हुआ
तो बच्चों हमने इसमें किया, हम इसे अंडर रूट के अंडर 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से करते क्या है, यहाँ कुछ ना लिखने का मतलब होता है हमारा 2। तो बच्चों हम यहाँ कुछ उदाहरण से समझते हैं, यानी कि यदि अंडर रूट 4 यानी कि 4 का वर्गमूल निकालना हो तो हम करते क्या है, 4 को 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं, और हमारे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होने की वजह से हमारा अंदर 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ से 2 जोड़ों की मदद से हमारा 1 2 बाहर आ जाता है, यानी कि हमारा अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 का गुणा 3 बार इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ कुछ ना लिखने का मतलब है हमारा 2। तो यहाँ से भी हम 2 का जोड़ा बना सकते हैं, और इसका कोई जोड़ा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक 3 है, एक 5 है, यहाँ से एक 2 भी बच जा रहा है। तो जो दो जिसका जोड़ा बन गया हम उसे बाहर लेके जा सकते हैं। यहाँ से इन जोड़ों की मदद से 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा, फिर हमारा अंदर बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। बच्चों इसी प्रकार से ये होगा हमारा, हम इसे गुणा कर देते हैं, 5 3 15 दूना 30, यही हमारा न्यूनतम रूप होगा। यानी कि इतना सॉल्व करके हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने 1 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, हम अगली वीडियो में इससे ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। फिर हम अपने टॉपिक पर, यानी कि जो हमारा टॉपिक है परमेयीकरण, फिर हम उस पर ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।